फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी फीमेल के लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज होता है जिस दिन से प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव देखते हैं। बट सबसे ज़्यादा डर जो फीमेल को रहता है, क्या उसका लाइफ चेंज होने वाला है। गूगल और इंस्टाग्राम से सारे मिले हुए जो आपको जानकारियाँ होती हैं वो सही नहीं होती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? एंड जब प्रेगनेंसी 35 इयर्स के अबव एज पर होती है तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। नींद भी कम होना जो कि बहुत ही कॉमन है न्यू मदर्स में, क्योंकि वो पूरा सो नहीं पाते अच्छे से। एक जो भी नींद का जो भी टाइम मिले उसमें बेफिक्र होकर अच्छी नींद लें। जो भी महिलाएं बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद हमने कई महिलाओं को देखा है कि वो एक अनदर लेवल के डिप्रेशन में चली जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? कि फैमिली सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड एंड द एंटायर फैमिली, जिससे कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन कम हो सकता है। आफ्टर डिलीवरी मदर्स के साथ एक इशू होता है, आई गेस प्रोक्टोलॉजी बोलते हैं उसे, काइंड ऑफ पाइल्स या कुछ होता है। उसके बारे में जल्दी लेडीज़ बात नहीं करती हैं और नहीं बताती हैं। तो ये प्रोक्टोलॉजी है। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. एक लड़की जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो सिर्फ उसके शरीर में ही नहीं बल्कि उसके दिमाग में भी हजारों बदलाव शुरू हो जाते हैं। गूगल, रिलेटिव, सोशल मीडिया, हर जगह अलग एडवाइस। किस बात को नॉर्मल समझे और किस सिम्टम से डरना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन? बेबी हेल्दी होगा ना? और डिलीवरी के बाद क्या जिंदगी पहले जैसी रह पाएगी? आज हम उन्हीं सवालों पर बात करेंगे जो लगभग हर न्यू मदर के मन में होता है, लेकिन कई बार वो खुलकर पूछ नहीं पाती है। तो आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में मौजूद है पारस हॉस्पिटल से डॉक्टर रितिका मैम। हेलो मैम। मैम, हाय। पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका पाठक है। मैं पारस हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एंड मेरी स्पेशलिटी गायनेकोलॉजिकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में है एंड आई एम अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ एंड मैं डील करती हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में। तो मैम, हमारा पहला सवाल है कि जो महिलाएं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है उन्हें सबसे ज़्यादा किन बातों का डर होता है? फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी फीमेल के लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज होता है जिस दिन से प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव देखते हैं। मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं, जैसा कि आपने बताया डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगा, गूगल, इंस्टा सब लोग करते हैं। बट सबसे ज़्यादा डर जो फीमेल को रहता है, क्या उसका लाइफ चेंज होने वाला है। एंड इस डर के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, लाइफ हम सभी का हर स्टेज पे चेंज होता है, चाहे शादी हो या फिर हम 10th स्टैंडर्ड से जब 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं तब भी हमारा लाइफ चेंज होता है। लाइफ का ये बहुत ही बड़ा पड़ाव है, इससे डरने की नहीं, इसके लिए खुल के तैयार होने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा गूगल या इंस्टाग्राम ना करें। सारे इससे जो आपको मिलते हैं गूगल और इंस्टाग्राम से सारे मिले हुए जो आपको जानकारियाँ होती हैं वो सही नहीं होती हैं। फ़ौरन प्रेगनेंसी पॉजिटिव आते ही फ़ौरन अपने नज़दीकी अस्पताल में अपने गायनेक को संपर्क करें और वहाँ पर जाकर प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, वो अगर आप बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम, हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में कई लेडीज़ होती है, कई औरतें हैं जिन्हें चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, तो ये किस रीज़न से होते हैं? मोस्टली प्रेगनेंसी में चक्कर और कमज़ोरी मोस्टली ये अनीमिया के कारण होती है, जिसमें कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है। और सेकेंड जो बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज इसका रहता है वो है डिहाइड्रेशन, क्योंकि अभी जैसे आप देख रहे हो गर्मियों का मौसम है, फीमेल्स पानी बहुत कम पीते हैं एंड प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमको वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, वेनस स्टैटिसिस भी होता है। तो ऐसे में पेशेंट्स को ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम डिहाइड्रेशन होना या तो फिर हीमोग्लोबिन कम होना, इन सभी के कारण चक्कर या उल्टी आना ऑब्वियस है। ओके मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी किन महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी आज के दौरान में अगर आप देखेंगे तो शादी भी लेट हो रही है और बच्चे भी मोस्टली 35 एबव होती हैं। एंड जब प्रेगनेंसी 35 इयर्स के एबव एज पर होती है तो वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। साथ में अगर पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ हो या मल्टीपल सी सेक्शंस हो, वो एक हाई प्रेगनेंसी में आता है। एंड सेकेंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी होती है अगर प्लासेंटा नीचे हो या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रहा हो या बेबी का ग्रोथ कम रहा हो, ये सारे एक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में आते हैं। और डिलीवरी के बाद बाल झड़ना, कमज़ोरी और बॉडी पेन वगैरह बढ़ जाता है। ये मोस्टली सारे मदर्स का कंप्लेन रहता है कि आफ्टर डिलीवरी बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी, बाल झड़ना एक बिल्कुल ही कॉमन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज।
आफ्टर डिलीवरी हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसके कारण हेयर फॉल इंक्रीज होता है। बट ये हार्मोनल चेंज का जो है दैट विल आफ्टर, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का फेज़ ख़त्म होता है, देन हमारा हेयर फॉल भी उससे रिड्यूस होता है। बट इसको अगर आपको कम करना है तो ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी खुद का थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, विटामिन्स अपने टाइम पे एंड इवन कैल्शियम लेते रहें, तो हेयर फॉल बहुत ही कम होगा। और जो बाल झड़े हैं वो बच्चे के 1 से 2 साल होते होते वो वापस ज़रूर आ जाएगा। एंड सेकेंड, नींद भी कम होना, जो कि बहुत ही कॉमन है न्यू मदर्स में, क्योंकि वो पूरा सो नहीं पाते अच्छे से। सो एक जो भी नींद का जो भी टाइम मिले उसमें बेफिक्र होकर अच्छी नींद लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें अपने बेबी को लेकर, तो उससे भी हेयर फॉल बहुत कम होता है। मैम हमने कई बार देखा है कि जब जो भी महिलाएं बच्चा डिलीवर करती है उसके बाद हमने कई महिलाओं को देखा है कि वो एक अनदर लेवल के डिप्रेशन में चली जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? एग्जैक्टली इसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, एंड ये बहुत ही कॉमन है, बट इंडिया में ये बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड रहता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सबसे कॉमन कॉज क्या है? इंडिया में जब बच्चे होते हैं ना, हम अपने बच्चों में दादी नानी हस्बैंड सब बच्चे में लग जाते हैं। मदर को कहीं ना कहीं फील आने लगता है कि बच्चे पे ही के ही पीछे सब लगे हुए हैं, मैंने जो नॉर्मल डिलीवरी करा या तो फिर सिजेरियन से बेबी किया, नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी। सो ऐसा जो फीलिंग मन में आता है, ये एक तरीके का मेंटल हेल्थ इशू के तरफ जाने लगता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि फैमिली सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड एंड द एंटायर फैमिली, जिससे कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन कम हो सकता है। एंड सेकेंड, अगर आप अपने घर परिवार में या कोई नज़दीकी नेबर में देख रहे हैं जहाँ पे पोस्टमार्टम डिप्रेशन या मदर बहुत डिप्रेस्ड लग रही है, तो उनको आप तुरंत डॉक्टर के पास भेजें। बहुत बार मेडिसिन भी नहीं देना पड़ता है, जस्ट एक काउंसलिंग से मदर को बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ओके, हमने देखा है कि आज के जनरेशन में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही मुश्किल हो गया है, लोग नहीं करवा पाते हैं, तो क्या रीज़न्स है इसके पीछे? एग्जैक्टली सी ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग सब काफ़ी प्रमोट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, बट स्पेशली जो न्यू मॉम्स होते हैं जिनका फर्स्ट बेबी होता है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हैं। उनका कारण ये है, एक तो पेन बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्मल डिलीवरी में, जो एपिजियोटमी जो नीचे टाका पड़ता है, या सी सेक्शन का पेन, और इसमें फिर मदर सोचती है कि पेन में रह रहे हैं तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो और पेन होएगा। बट द थिंग इज़ इट इज़ जस्ट ऑपोजिट। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो यूट्रस उतने ही जल्दी हील होता है, नीचे का टाका घाव उतने जल्दी भरता है, एंड साथ में मदर का जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी होता है, प्री प्रेगनेंसी फेज़ का वेट मिल जाता है। सो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको आना चाहिए करेक्ट लैचिंग। उसके लिए आपको अपने गायनेक को ज़रूर मिलें अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं। इनफैक्ट इसके बहुत सारे अभी ब्रेस्ट फीडिंग के सेमिनार्स भी चल रहे होते हैं, तो या तो वो आप देखें, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं हाउ टू गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, नहीं तो आप अपने गायनेक को ज़रूर मिलें। ब्रेस्ट फीडिंग के करेक्ट पॉस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली मदर्स बैठ कर फीड कराते हैं, झुक कर कराते हैं, जिसमें बेबी लैच नहीं कर पाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मदर स्ट्रेट बैठे, या तो एक पिलो ले, या आजकल प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं उनका यूज़ करें, एंड करेक्टली आराम से निश्चिंत होकर बेफिक्र होकर ब्रेस्ट फीड कराएं, तो बेबी विल टेक द फीड। एंड सेकेंड, फार्मूला फीड को भी ज़रूर से अवॉइड करें। अगर पेट भरा रहेगा फार्मूला से तो ऑफकोर्स बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं लेगा। हम में से कोई लाइफ में मेहनत नहीं करना चाहता है। सो इवन न्यू बॉर्न को अगर बैठे बिठाए आप फार्मूला दे रहे हो तो वो क्यों सकलिंग करके मुंह चलाकर ब्रेस्ट फीड करना चाहेगा। तो ये ईजी चीज़ हमको हटाना चाहिए और अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही स्टार्टिंग से देना चाहिए। मैम हमने कई बार देखा है कि आफ्टर डिलीवरी मदर्स के साथ एक इशू होता है, आई गेस प्रोक्टोलॉजी बोलते हैं उसे, कुछ काइंड ऑफ पाइल्स या कुछ होता है, उसके बारे में जल्दी लेडीज़ बात नहीं करती है और नहीं बताती है, तो ये प्रोक्टोलॉजी है क्या एग्जैक्टली? सो एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं, दिस इज़ हेमोरॉइड्स या पाइल्स कहते हैं, जिसमें मदर्स का कंप्लेंट रहता है पॉटी करते टाइम पॉटी के रास्ते से ब्लड आना। इन लेमैन टर्म आई एम एक्सप्लेनिंग कि पॉटी के रास्ते से फ्रेश ब्लड आता है, एंड बहुत संकोच होता है इन बातों को डिस्कस करने में। बट ये पाइल्स कहते हैं इसको, इसका कारण दो होता है। एक तो कॉन्स्टिपेशन, जो कि हार्मोन्स के कारण स्टैसिस हो जाते हैं, तो हमारा गट की मोटिलिटी कम हो जाती है। एंड सेकेंड, पानी कम पीना। ऑलरेडी मदर बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो खुद का पानी पे ध्यान नहीं देते हैं, बेबी में लगे रहते हैं, बट अपना वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है। पानी कम है, फाइबर कम ले रहे हैं, खाने में सैलड बहुत कम रहता है, और इन सब के कारण हमारा मोशन हार्ड होने लगता है ना। हार्ड मोशन के कारण नीचे प्रेशर पड़ता है पॉटी के रास्ते पे, एंड जो वेन्स हैं वो इनगॉज्ड हो जाते हैं, एंड दिस लीड्स टू ब्लीडिंग।
सेकेंड कॉज ब्लीडिंग का होता है डिलीवरी के, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में समटाइम्स रेक्टल वेन्स जो हैं थोड़े रप्चर हो जाते हैं या इंज्योर हो जाते हैं, इसके भी कारण ब्लीडिंग होता है। बट इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी डरने की बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर खुलकर बात करें, आप अपने गायनेक को मिलें, मोस्टली इसमें सर्जरी भी नहीं लगती है। कुछ जो घर के बताए हुए जो डॉक्टर्स का तरीका होता है जिसको हम सिट्स बात कहते हैं, जिसमें गुनगुने पानी में पेशेंट को बैठने बोला जाता है, कुछ हम टैबलेट्स एंड सिरप्स देते हैं जिससे कि पॉटी लूज़ हो, एंड हाइड्रेशन का एडवाइस करते हैं, जिसके पास ये मोस्टली करेक्ट हो जाता है। ओनली इन 5 to 10% ऑफ केसेस हमको सर्जरी लगती है, वो भी आफ्टर आई थिंक 1 to 2 ईयर्स। ओके, एक न्यू मदर के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, मेडिसिन, रेस्ट या फिर इमोशनल सपोर्ट? एक्चुअली ज़रूरी तो न्यू मदर के लिए ये तीनों ही हैं, बट सबसे ज़रूरी आप मेरे से पूछोगे देन आई विल चूज़ इमोशनल सपोर्ट ऑफ कोर्स आउट ऑफ 3, क्योंकि अगर इमोशनल सपोर्ट स्पेशली फ्रॉम हस्बैंड एंड फैमिली मिल रहा है तो मदर विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड एंड उसका स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो द जर्नी ऑफ मदरहुड इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजियर। मैम ऐसी 5 चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताइए, स्पेशली जो न्यू मॉम्स है, जो बनने वाली है या जो तुरंत बनी है, ऐसी कौन सी 5 चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए जिससे वो भी अच्छे से लाइफ बिता सके और उनका बच्चा भी अच्छे से, मतलब एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री? वो 5 चीज़ें जो हैं, पहला है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही अपने गायनेक्स को कंसल्ट करें। मन के जितने दुविधा हैं कि डिलीवरी कैसे होगा, सिजेरियन कैसा होगा, वो गूगल इंस्टाग्राम पे प्लीज़ सर्च ना करें। इट इज़ गुड टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, बट उसको एकदम 100% मान लेना कि यही सही है, दैट आई वॉन्ट रिकमेंड। तो आप अपने गायनेक से डिस्कस करें कि क्या मोड ऑफ डिलीवरी होना है एंड कब कैसे होना है। सेकेंड, इसकी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट ज़रूर करें। खुद से ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो आपकी जो रिकवरी है आफ्टर डिलीवरी वो बहुत ही स्मूथ होनी है। एंड थर्ड, एक जो सबसे कॉमन है दैट इज़ अबाउट डाइट। डाइट पे ध्यान दें। हम सबका ओबेसिटी बहुत कॉमन है आफ्टर, अगर आप डिलीवरी देखेंगे पोस्टमार्टम मदर्स 1 साल 2 साल 3 साल तक घूम रहे होते हैं एक हैवी वेट लेकर, तो ओबेसिटी वो कहते हैं कि कमेगा ही नहीं। मोस्टली डाइट का बहुत बड़ा रोल है। सो डाइट में प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज़ करें, फैट कम करें। माँ के बनाए हुए घी के लड्डू इज़ वेरी गुड, बट वो एक से ज़्यादा ना लें। अगर हम साथ में कुछ सैलेड्स एंड हेल्दी डाइट में प्रोटीन का सेवन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे बेबी के लिए और हमारे लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। एंड फोर्थ इज़ एक्सरसाइज। आफ्टर डिलीवरी, वेदर सी सेक्शन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, 3 महीने के बाद एक्सरसाइज सभी मदर्स कर सकते हैं। एंड एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका बेबी भी कल को आपको फॉलो करेगा एंड इवन उसका भी लाइफ हेल्दी होएगा। एंड द लास्ट वन इज़ ऑफ कोर्स प्राणायाम, जो कि मैं सबको बताती हूँ, वो ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल न्यू मदर्स के लिए जो बन चुकी है या जो बनने वाली है। इससे जुड़े आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने का। तो बने रहे और देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।